प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण एक ऐसी सुनामी है जो सब तहस नहस कर देगी। जो अभी तक भिन्न भिन्न मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार अब उनसे निपटने के लिए सीधे ब्रह्मास्त्र का सहारा ले रही है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नवयुवक जॉब के लिए आवाज उठा रहे हों या जॉब वाले ओपीएस, भत्ते, बोनस, वेतन विसंगति की मांग उठा रहे हों, निजीकरण एक तीर से सभी को कुचला जा रहा है। पब्लिक की संपत्ति को बेचकर इन सभी मुद्दों को खत्म किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। भारत की अर्थव्यवस्था आसमान की खूंटी में टंगी हो और 100 करोड़ जनता डबल इंजन की सरकार होते हुए 5 किलो अनाज पर निर्भर हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को यदि जमीन के लोग न देख पा रहे हों तो क्या होता है ऐसी अर्थव्यवस्था का। महंगाई की चर्चा जब भी सदन में होती है तो नेहरू युग और मोदी युग में बदल जाती है। ये कानून बनाने वाले जो सांसद विधायक हैं, ये एनपीएस में क्यों नहीं आते? कुछ माननीय नेता तो ऐसे भी हैं जो 6 से 7 लाख रुपए महीने केवल पेंशन पा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इनकी पेंशन से प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? वही सरकारी नौकरी करने वाले जो अपनी उम्र का 20 से 40 साल सेवा में गुजार देते हैं, उनको पेंशन देने में देश की हालत पड़ोसी देश जैसी क्यों हो जाती है? क्यों पड़ोसी के नाम पर सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश को देखा जाता है, चीन को क्यों नहीं देखा जाता? चीन को क्यों नहीं पड़ोसी देश के रूप में अपने आप से कंपेयर किया जाता है? यदि आप एनपीएस होल्डर हैं तो निश्चित आप दिन में तारे देख रहे होंगे। आज हम इसी तारों की बात करने जा रहे हैं। देश के कुल लगभग 91 लाख कर्मचारी दिन में तारे देखने को मजबूर हैं। आपको जानकारी नहीं होगी कि यही 91 लाख कर्मचारियों की बदौलत आज भारतीय शेयर बाजार नेस्तनाबूद होने से बचा हुआ है। एनपीएस होल्डर एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में ढाल बने हुए हैं। आने वाले दिनों में उस प्रकार सरकार को भी चाहिए कि एनपीएस होल्डर्स के पैसे कैसे सुरक्षित होंगे। एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों का 10% जिस हिसाब से महीने में कटता है और 14% जो सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है, तो ये 24% एक अलग फंड में जमा हो जाता है। इसी फंड से प्राप्त पैसों को सरकार शेयर बाजार में लगाती है। वैसे तो एनपीएस से बेहतर ओपीएस है, पर हम यहां दोनों के बीच में कंपेयर करने नहीं जा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति देखते हुए एनपीएस में लगे पैसों की चिंता उन सभी कर्मचारियों को करना बिल्कुल उचित होगा जिन्हें ओपीएस का फायदा नहीं दिया जा रहा है। एनपीएस अकाउंट होल्डर की क्या गलती है कि ट्रंप चाचा किस देश के साथ कितना टैरिफ लगा रहे हैं, जेलेंस्की के साथ क्या डिबेट हो रही है, रूस के साथ मिलकर क्या यूक्रेन को अपना ही देश गिरवी रखना पड़ रहा है? इन सब चीजों से एनपीएस होल्डर का क्या संबंध है? शेयर बाजार सेबी प्रमुख के या आरबीआई के या राजनीतिक कारणों से गिर रहा है। एनपीएस अकाउंट होल्डर के पैसे यदि डूब रहे हैं तो जिम्मेदारी लेने को कौन तैयार है? ये कर्मचारी तो अपनी ड्यूटी करके पैसा जमा कर रहे हैं, ये पैसे ही खत्म हो रहे हैं। तो एनपीएस बुढ़ापे का सहारा और सरकार के अनुसार ओपीएस से बेहतर कैसे हो सकता है? एक आंकड़ों के अनुसार 12,000 करोड़ रुपए प्रति माह इन कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। अगर यह पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो विगत 5 महीनों में किया गया इन्वेस्ट आज की तारीख में आधा हो गया है। बात तो बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करके और पैसा पैदा करने की थी। यहां तो मूलधन बचाना ही असंभव हो रहा है। एनपीएस होल्डर का यह पैसा यदि बाजार में ना लग रहा होता तो कब का बाजार क्रैश हो गया होता। यही पैसा आज सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। यहां सरकार कह रही है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यदि हमारी मूल राशि ही कम हो गई है तो इस टैक्स का क्या फायदा? दुनिया भर में सफल योजना बताई गई। यह बेस्ट स्कीम तब हो सकती थी जब निश्चित गारंटी की जिम्मेदारी सरकार लेती, बाजार के भरोसे न छोड़ा जाता। यहां सिक्योरिटी की बात कोई करने को तैयार नहीं है। आज एनपीएस केवल नुकसान का ही फंड बना हुआ है।
एनपीएस का फंड 3 जगह जाता है, यूटीआई, एलआईसी, एसबीआई। इस नुकसान से बचने के लिए सरकार को खुला विकल्प रखना चाहिए। जो जोखिम ले सकते हैं वे एनपीएस में आए, जो जोखिम नहीं ले सकते हैं उनके लिए ओपीएस का विकल्प खुला रखना चाहिए। यहां पर ट्रेड यूनियन बहुत मायने रखती हैं पॉलिसी को बनाने में एवं सरकार को पॉलिसी में सुधार करवाने में। यहां पर ज्यादातर यूनियन न केवल ओपीएस की मांग कर रही हैं, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नेता पेंशन लेता है, हमको क्यों नहीं देता है? नेता पेंशन लेता है, हमको क्यों नहीं देता है? जो पेंशन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। अरे नेता पेंशन लेता है, हमको क्यों नहीं देता है? नेता पेंशन लेता है, हमको क्यों नहीं देता है? पुरानी वहीं बीएमएस भारतीय मजदूर संघ ने अभी केवल सुधार की सलाह दी है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल करने का सरकार ने ऐलान किया है। एनपीएस में हमने जिन जोखिम की बात की है वो सरकार ने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में देने की जिम्मेदारी ली है। हम किसी वीडियो में यूपीएस को डिटेल में कवर करेंगे और बताएंगे कि सरकार ने इसको किस प्रकार से मॉडिफाइड किया है। अब समझते हैं पेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले इसको समझते हैं। बात है 1881 की, जब अंग्रेजों का राज्य था। तब रॉयल कमीशन ने पहली बार रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की शुरुआत की थी। उससे पहले भी तमाम राजा अपने कर्मचारियों की सेवा के बाद उनका और उनके परिवार का ख्याल रखते थे। शुक्र नीति जो एक प्राचीन नीति है, उसमें भी 40 साल की सेवा के बाद राजा अपने कर्मचारियों को आधी सैलरी देने की व्यवस्था किया करते थे। 1857 में भी अंग्रेजों ने बगावत से बचने के लिए राजा महाराजाओं को पेंशन देना स्टार्ट किया था। इसके बाद इसको सरकारी कर्मचारियों तक बढ़ाया गया ताकि उनको बुढ़ापे में जीवन यापन की चिंता न करनी पड़े। इसलिए 1871 में इंडियन पेंशन एक्ट को पास किया गया था। यह वही एक्ट था जो 2004 तक ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी सेवक को पेंशन मिलती थी। 1924 में रॉयल कमीशन ने यह रिकमेंड किया था कि जो सैलरी है उसकी आधी सैलरी रिटायर्ड होने के बाद दी जाएगी। इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसमें पेंशन को और भी मजबूत किया गया। तो इस प्रकार से यह पेंशन योजना अंग्रेजों से शुरू हुई और 2004 तक चलती रही। कुछ साल पहले की बात करें, जब इंटरनेट ने हर हाथ तक अपनी पहुंच नहीं बनाई थी, तब सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज था और नौकरी करने वालों का अलग ही स्थान और इज्जत हुआ करती थी। पर होता वही है जो राजा चाहे। धीरे धीरे सरकारी नौकरी को बदनाम किया गया और पेंशन खत्म करके धीरे धीरे सरकारी जॉब को ही खत्म किया गया। पहले सरकारी जॉब के लिए युवा लड़ते थे, अब सरकारी जॉब वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यहीं से शुरू होती है निजीकरण की नीति। आने वाले समय में यही सरकारी नौकर ही नहीं रहेंगे तो सरकारी विभागों की भी क्या जरूरत होगी। और जब सरकारी विभाग ही नहीं होंगे तो नेताओं को किस विभाग का मंत्री बनाया जाएगा। क्या जरूरत है हमें उन मंत्रियों की जो सरकारी विभाग की देखरेख करते हैं। जब सब कुछ निजीकरण होना है तो ये विभाग सारे खत्म ही हो जाएंगे। फिर हमें क्या जरूरत है वोट देने की और क्या जरूरत है एक लोकतांत्रिक सरकार की चुनाव करने की। कोरोना काल एक ऐसी आपदा थी जहां पर सरकारी सेवकों के, सरकारी कर्मचारियों के बोनस को खत्म कर दिया गया था। लेकिन विडंबना देखिए, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है और सरकारी फंड से जो नेता भत्ते ले रहे थे उनके भत्ते आज भी चालू हैं। तो सरकार इस निजीकरण रूपी दानों से सब चीज को खत्म करना चाहती है। यदि आज निजीकरण का विरोध नहीं किया गया तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई सरकारी विभाग नहीं बचेगा, ना सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, और ना ही उनके द्वारा उठाई जाने वाली मांगें बचेंगी।
और न ही सरकार की जिम्मेदारी। आज का वीडियो उन सभी नवयुवक और सरकारी कर्मचारियों के लिए था जो कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। यदि इन सभी चीजों को बचाना है तो हमें इस निजीकरण रूपी दानों से लड़ना ही होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।